गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैवाणु बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में एंजाइम द्वारा दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है इसे समझा। आज हम देखते हैं एंजाइम क्रिया की प्रकृति कैसी होती है। हमने इसके पहले भी बताया था आप लोगों को, एंजाइम जो है के अणु में क्रियाधार बंधन स्थल मिलता है ना। एंजाइम जो है वो फोल्डेड होता है, काफी लंबी लंबी श्रृंखलाएं प्रोटीन की होती है जो कई जगह से फोल्ड हो जाती है और एक बंधन स्थल सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स बना लेती है, जो क्रियाधार जो उसे क्रिया कर रहा है उससे बंध कर सम्मिश्र एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण यानी ES का निर्माण कर देता है। ये सम्मिश्रण जो है होता है वो बहुत ही थोड़े समय का होता है, जो उत्पाद यानी प्रोडक्ट और अपरिवर्तित एंजाइम में विघटित हो जाता है। पहले एंजाइम क्रियाधार के साथ बंधन बनाएगा, क्रिया होता है, क्रिया होने के बाद प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से एंजाइम अलग हो जाता है। इसके पूर्व मध्यावस्था के रूप में एंजाइम उत्पाद EP जटिल का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्रिया में देख रहे हैं, एंजाइम क्रियाधार जटिल ES का निर्माण उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। एंजाइम प्लस क्रियाधार E प्लस S ES कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम जटिल उत्पाद जटिल EP कॉम्प्लेक्स, और फिर एंजाइम और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जो है वो अलग हो गया, एंजाइम प्लस उत्पाद। एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरक चक्र को हम चरणों में व्यक्त करते हैं, स्टेप्स बाय स्टेप्स व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध जाता है ना। बंधने वाला क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस प्रकार बदलाव लाता है कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बंध जाता है। थर्ड स्टेप में एंजाइम का सक्रिय स्थल अब क्रियाधार के काफी समीप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम प्रोडक्ट यानी उत्पाद का जटिल का निर्माण हो जाता है। अब एंजाइम जो है वो नवनिर्मित उत्पाद को मुक्त कर देता है, वहां से हट जाता है, और एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों ही स्वतंत्र होकर क्रियाधार के दूसरे अणु से बनने के लिए एंजाइम जो है वो तैयार हो जाता है और प्रोडक्ट होता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरक चक्र का प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो बात हुई एंजाइम क्रिया की प्रकृति के बारे में, किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया एंजाइम क्रियाधार के साथ बनकर होता है। नेक्स्ट वन इज द एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम की क्रियाविधि को इफेक्ट डालते हैं। तो जो कारक प्रोटीन की तृतीयक संरचना में परिवर्तित कर देते हैं, वही एंजाइम की क्रियाशीलता को भी प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, pH मान। हमने इसके पहले भी पढ़ा कि प्रत्येक एंजाइम जो है वो एक निश्चित तापमान पर और एक निश्चित pH पर कार्य करता है। उससे कम या ज्यादा करने पर या तो उसकी गति तेज हो जाती है या उसकी गति मंद हो जाती है। क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन या किसी विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधन इसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ताप और pH, तापक्रम और pH किस प्रकार एंजाइम को प्रभावित करते हैं, इसकी क्रियाविधि को। सामान्यतः तापक्रम व pH के लघु परिसर में ही प्रत्येक एंजाइम के लिए अलग अलग होता है टेम्परेचर, और pH का मान भी अलग अलग होता है। इसकी अधिकतम क्रियाशीलता उतने ही तापमान पर और उतने pH पर होती है, और इस तापमान को और इस pH को जिसमें एंजाइम की क्रियाविधि अधिकतम होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसे इष्टतम, उसका एक एसेंशियल मतलब जो है ना, pH और तापक्रम कहा जाता है। इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने पर इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम के प्रोटीन को विकृत करके उसकी संरचना को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है क्रियाधार की सांद्रता। अब मान लीजिए, इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किसी बस में 10 सीट है ना, 10 सीट है, तो उस 10 सीट में 10 यात्री बैठ सकते हैं। अगर हम उसमें और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो बस ओवरलोड हो जाएगा और वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार
क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाने के साथ साथ पहले तो एंजाइम की क्रियाविधि की गति थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद फिर अभिक्रिया जो है वो सर्वोच्च गति प्राप्त करने के लिए क्रियाधार में बंधन स्थल, मतलब क्रियाधार के साथ एंजाइम जो है वो एक बंधन स्थल से जुड़ता है, तो वो बंधन स्थल ही नहीं होगा तो एंजाइम किससे बंधेगा और किस प्रकार क्रिया करेगा। तो अगर हम क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाते जाएं और एंजाइम की सांद्रता को ना बढ़ाएं तो धीरे धीरे ये जो है वो आगे क्रिया जो है वो नहीं बढ़ पाती है ना। तो एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं की संख्या से कम होती है और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता। इस प्रकार क्रिया जो है वो रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होता है जो एंजाइम से बंधते हैं। जब रसायन के एंजाइम से बंधन के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस क्रिया को संदमन या इनहिबिशन और उस रसायन को संदमक या इनहिबिटर कहते हैं। एंजाइम में क्रियाधार से बंधने के लिए बंधन स्थल होता है। अगर उस बंधन स्थल से क्रियाधार नहीं बंध पाता बल्कि दूसरा रसायन उस बंधन स्थल से जुड़ जाता है, बंध जाता है, तो क्रियाधार को जुड़ने के लिए जगह नहीं बचता, मतलब क्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती। तब यह क्रिया संदमन कहलाती है और ऐसे रसायन जो क्रिया को रोक देते हैं संदमक कहलाते हैं। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित कर देता है तो इसे प्रतिस्पर्धा करने वाला कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। संदमक की क्रियाधार से निकटतम संरचना समानता के फलस्वरूप वह क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधार बंधक स्थल से बनते हुए प्रतिस्पर्धा करता है, जिसके फलस्वरूप क्रियाधार बंधक स्थल से बंध नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप एंजाइम की क्रिया मंद पड़ जाती है। उदाहरण के लिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन जो संरचना में क्रियाधार सक्सिनेट से निकट की समानता रखता है, ऐसे प्रतिस्पर्धी संदमकों को, इनहिबिटर्स को, अक्सर इनका उपयोग जो है वो जीवाणु जन्म रोग जनकों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो आई थिंक कि आज हम इतना ही पढ़े हैं। नेक्स्ट डे हम एंजाइम का नामकरण और वर्गीकरण और इस चैप्टर को फिर खत्म करेंगे।